वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मनोविज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जिन्हें आपके एग्जाम जैसे सी टेट, एच टेट, एम पी टेट और यू पी टेट में पूछा जाता है। आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप इस तरह से और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मनोविज्ञान से संबंधित और भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। मैंने वहां पर आपके लिए कुछ लिंक प्रोवाइड की हैं, आप उन लिंक पर क्लिक करके कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिन्हें आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता होती है, यानी टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षार्थी को जानने में, उचित अनुशासन स्थापित करने में, स्वयं को समझने में और उपर्युक्त सभी में। तो आप बताएं कि इसका उत्तर सही क्या हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी जो टीचर होता है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता ये होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझने में, एक अच्छा एनवायरनमेंट या अनुशासन स्थापित करने में और स्वयं को समझने में, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान टीचर की हेल्प करते हैं। सो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बोला गया है कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, यानी जो मोटिवेशन है उसका मीनिंग क्या होता है ये बताना है। आप देखें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में बोला गया है व्यवहार में परिवर्तन, दूसरे में बोला गया है अभिव्यक्ति में परिवर्तन और तीसरे में बोला गया है एक आंतरिक बल जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, और बोला गया है एक ऐसा आंतरिक बल जो व्यक्ति के व्यवहार को छिन्न भिन्न कर देता है। तो देखें डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ओके, क्योंकि व्यवहार को छिन्न भिन्न नहीं करता है। बचे तीन ऑप्शन, व्यवहार में परिवर्तन और अभिव्यक्ति में परिवर्तन, ये दोनों अपने आप में सही हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर पूछा था मोटिवेशन का अर्थ, तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर हो सकता है दैट इज ऑप्शन सी, एक आंतरिक बल जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। ओके, मोटिवेशन में क्या होता है, एक इंटरनल रिइंफोर्समेंट होता है जो कि व्यक्ति को किसी पार्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, आप ऐसा याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें बोला गया है अभिप्रेरणा का एक मुख्य तत्व है, मेन एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन, प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन या फिर संवेग, चिंतन और अंतर्नोद। तो देखें जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा जब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति में अंतर्नोद होता है, और अंतर्नोद यानी ड्राइव, ड्राइव क्या होती है, ड्राइव ऐसी अर्जेंट बेसिक नीड्स होती हैं जो कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे कि हंगर, आप जानते हैं जब किसी को भूख लगती है तो वो व्यक्ति खाना खाने के लिए कुछ बिहेव करता है या खाना तलाशता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो अभिप्रेरणा होता है उसका मुख्य तत्व होता है अंतर्नोद यानी ड्राइव। तो सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है अंतर्नोद उत्पन्न होता है, अंतर्नोद यानी ड्राइव कैसे उत्पन्न होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था अर्जेंट बेसिक नीड, क्या अर्जेंट बेसिक नीड, जो अर्जेंट बेसिक नीड होती है तब वही ड्राइव को उत्पन्न करता है। तो इनमें से जो भी सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी, आवश्यकता से, यानी जब आवश्यकता होती है तब अंतर्नोद यानी ड्राइव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरक को मनोवैज्ञानिकों ने जैविक एवं अर्जित दोनों ही श्रेणियों में सम्मिलित किया है। तो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कौन सा ऐसा मोटिव है जो कि बायोलॉजिकल और अर्जित यानी एक्सेप्टेबल दोनों तरह से है। तो यहाँ पर दिया है भूख, नींद, प्यास। तो ये देखिए यहाँ पर जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ABC, ये बायोलॉजिकल है। आप ये सीखते नहीं हैं कि आपको कहीं से भूख लगेगी, ये बायोलॉजिकल होता है। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद ही वो नेचुरल होता है, उसको भूख लगती है। नींद और प्यास ये तीनों बायोलॉजिकल है। लेकिन यहाँ पर लिखा है काम, इट्स मीन्स इन इंग्लिश सेक्स। तो ये एक ऐसा अभिप्रेरक है जो कि बायोलॉजिकल और अर्जित दोनों होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखें। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है
दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करते हुए सीखना कौन सा अधिगम कहलाता है? यानी दूसरों के बिहेवियर को देखें और जब सीखें तो कौन सा अधिगम कहलाता है? और इस प्रकार के अधिगम का अध्ययन करने वाला सुप्रसिद्ध शोधकर्ता कौन है? मैं समझता हूँ कि आपने इसके बारे में पहले ज़रूर पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, प्रेक्षण मूलक बेंडूरा। यानी जब दूसरों के व्यवहार को अनुकरण करते हुए सीखते हैं उस तरह के अधिगम को कहते हैं प्रेक्षण मूलक, यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। और इस कॉन्सेप्ट को दिया था अल्बर्ट बेंडूरा ने। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन ए है दैट इज़ करेक्ट, आप दूसरे ऑप्शन को छोड़ दीजिए, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं ये बताना है। मनोवैज्ञानिक नियमों के उपयोग का, यानी जो मनोवैज्ञानिक ने नियम बनाए हैं उनका उपयोग कैसे करते हैं इस बात का अध्ययन करते हैं, या फिर सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, या शिक्षा की उपयोगिता का, या फिर समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान के तरीकों का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का। यानी सीखने मतलब खुद सीखना और सिखाना मतलब टीचिंग करना, इसकी जो प्रोसेस होती है उसका अध्ययन एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें बोला गया है मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र की मुख्य विशेषताओं में से निम्नलिखित में कौन सबसे मुख्य है? देखिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र की मुख्य विशेषताओं में से निम्नलिखित में से सबसे मुख्य, इसमें देखिए जो भी विशेषताएं बताई गई हैं वो सभी सही हैं, लेकिन पूछा है सबसे मुख्य विशेषता कौन सी है? तो आत्मज्ञान, आत्ममूल्यांकन, आत्मश्रद्धा और आत्मसिद्धि, ये सभी सही हैं, लेकिन हमको बताना है सबसे मेन कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, आत्मसिद्धि, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हो सकता है जब आपने मैस्लो की जो थ्योरी है अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो उसमें आपने आत्मसिद्धि को भी पढ़ा होगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, और लास्ट में एक स्टेज आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को परिपूर्ण कर लेना। तो इस तरह से जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया है बच्चे जिस प्रक्रिया के द्वारा नए शब्दों को जोड़ना सीखते हैं वह क्या कहलाती है? यानी ऐसी नई प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे शब्दों को जोड़ना सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं फास्ट मैपिंग, न्यू मैपिंग, एक्सटेंशन और इंस्पिरेशन, इसमें से जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, फास्ट मैपिंग। यानी जब बच्चे नए शब्दों को जोड़कर सीखते हैं उसको फास्ट मैपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया है बच्चों को वस्तुओं, पशुओं, लोगों इत्यादि के नाम, रूप और नामों के बीच संबंध जोड़कर सिखाया जाता है। आपने भी ऐसा देखा होगा। तो ये बताना है कि स्किनर के अनुसार यह वाचिक, यहाँ पर ये वाचिक है और डॉट 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 वाचिक रिक्त स्थान क्रिया प्रसूत के रूप में कार्य करता है। यह किस तरह के क्रिया प्रसूत के रूप में कार्य करता है ये बताना है। तो इसमें जो फिर यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं साइन यानी चिन्ह और सिंबल, टैक्ट और मांड, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, टैक्ट, और इसका मतलब होता है व्यवहार कौशल। यानी जब बच्चों को वस्तुओं, पशुओं, लोगों इत्यादि के नाम रूप में सिखाया जाता है संबंध बनाकर, तो यह एक व्यवहार कौशल होता है जिसको हम टैक्ट कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है? ऑप्शन सी, टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया है सकारात्मक या नकारात्मक पर्यावरण उद्दीपन जो व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे एनवायरमेंटल स्टिमुलस यानी उद्दीपक जो व्यवहार यानी बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इंसेंटिव और लर्निंग, इसमें से जो सही आंसर है दैट इज रीइंफोर्समेंट। यानी जो पुनर्बलन होता है वो सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक हो सकता है, और ये क्या करता है? व्यवहार को अभिप्रेरित करता है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन ए, रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस किसकी पुस्तक है? ये क्वेश्चन आप इसे डायरेक्टली सीधा याद रख सकते हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस है ये जोन्स की पुस्तक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जोन्स।
प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस किसकी पुस्तक है? जोन्स। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अगर आपको कुछ ऐसे नए प्रश्न मिलते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसे आप अपनी शॉर्ट नोट में ऐड कर सकते हैं ताकि आप बाद में अच्छे से उनको रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग होता है। क्या पूछा है? उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग कहाँ पर होता है? शैक्षिक निर्देशन में, व्यावसायिक निर्देशन में, या फिर छात्रों को ग्रेड प्रदान करने में, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं उनका प्रयोग इन सभी जगह पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऑप्शन दिए गए हैं पाठ्यक्रम के चयन हेतु, अपव्यय अवरोधक की समस्या के निराकरण के लिए, या अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता इन सभी चीज़ों के लिए होती है। जो सिलेबस है उसका चयन कैसे करना है, और अपव्यय अवरोधक की जो समस्या है उन सभी चीज़ों के लिए, और अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने हेतु निर्देशन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे सीखने की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बताना है कि किसको सीखने की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, अभ्यास एवं अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ये आंसर सही है। आपके सामने और भी जो ऑप्शन दिए गए हैं आप उनको भी सोच सकते हैं कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लर्निंग की बात कही गई है उसमें से बेस्ट आंसर है दैट इज अभ्यास एवं अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है, उसको सीखने की श्रेणी में रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे एंड आप और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट का भी यूज करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।